डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज, वो भी इंतहाई आसान तरीके से। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा यहाँ पर जो है वो है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन द ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज को और अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर दे, दोबारा उसमें अपनी शेप में आ जाए जब उसमें से फोर्स जो लगाई जा रही थी उसको खत्म कर दिया जाए। जिस तरह आप किसी रबड़ को खींचते हैं तो वो खींचता चला जाता है, फिर जैसे ही आप उस रबड़ को छोड़ते हैं यानी फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो रीगेन करता है ओरिजिनल शेप को और ओरिजिनल साइज को। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी लफ्ज का ही मतलब है लचक। तो ये प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी इलास्टिसिटी, जो आप एमसीक्यूज 1 में पूछी गई है। अब दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास है कि द सबस्टेंसेस व्हिच कैन बी स्ट्रेस्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड। वो सबस्टेंसेस जिनको के अंदर जो बिगाड़ है वो ज्यादा आ सके। समझें कि आपके पास जो लफ्ज स्ट्रेस है इसका मतलब है फोर्स, और जो स्ट्रेन है वो है फोर्स के नतीजे में आने वाली बिगाड़। अगर किसी रबड़ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो फोर्स है। उस रबड़ में जो बिगाड़ आ रहा है, उस रबड़ की जो शेप चेंज हो रही है, उसको हम स्ट्रेन कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज है कि वो सबस्टेंस जिनको आप स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने की वजह से उनके अंदर बिगाड़ बहुत ज्यादा आता है, उनके अंदर चेंज या उनके अंदर स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा आती है, तो वो आपके मटेरियल्स हैं इलास्टोमर्स। अब ये इलास्टोमर मटेरियल्स जिस तरह आपके पास रबड़ है, बिल्कुल उन्हीं की तरह का ये मटेरियल्स होते हैं जो आप पैसों में या मुख्तलिफ जगहों पर आप देखते हैं रबड़, जिसके जरिए से हम किसी चीज को बांधते हैं, या हम टायर्स का रबड़ है, या आप पैसों को जो जिस रबड़ से हम बांधते हैं वो रबड़ हो। तो ये सारे जो रबड़ से इनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। अब इनके अंदर या इनको खींचने से जो उनके अंदर स्ट्रेन आती है, उनके अंदर जो बिगाड़ आता है, उनके अंदर जो खींच आती है वो ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल के, डक्टाइल और प्लास्टिक मटेरियल के। तो ऑप्शन आपका जो एक्यूरेट है वो डी ऑप्शन एक्यूरेट है। एमसीक्यू 3 आपको कह रहा है कि इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। ये कह रहा है कि ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट के बाद अगर किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया जाए तो थोड़ी भी फोर्स देने की वजह से उसके अंदर बिगाड़ या उसके अंदर स्ट्रेन या उसके अंदर चेंजेस ज्यादा आए। वो पॉइंट कौन सी है मटेरियल के अंदर जिस पॉइंट के बाद उस मटेरियल को थोड़ी फोर्स देने के बाद भी स्ट्रेन वो बहुत ज्यादा देगा। यहां में आप इस ग्राफ को समझें, जब तक मटेरियल अपनी इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी में होगा उस टाइम तक जितनी जितनी आप उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी देते जाएंगे उतनी उतनी उसमें उस हिसाब से स्ट्रेन आती जाएगी। मगर जैसे ही यील्ड पॉइंट से आपने स्ट्रेस बढ़ा दी, यील्ड पॉइंट तक आपने बहुत ज्यादा फोर्स कर दी, तो यील्ड पॉइंट के बाद आप किसी भी मटेरियल को थोड़ी भी फोर्स देंगे तो वो मटेरियल बस टूटने वाला होगा या टूट जाएगा। तो मतलब ऐसे समझें कि आपने उसको फोर्स दे दे के इतना तो आपने उसको कमजोर कर दिया है कि अब वो यील्ड पॉइंट से आगे जा चुका है, और यील्ड पॉइंट से आगे अब वो आपकी बात ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ी भी आप उसको स्ट्रेस देंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन देगा, वो बहुत ज्यादा बिगाड़ देगा, वो बहुत ज्यादा आपको टूटने की शिकल में हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद स्ट्रेन इंक्रीज हो जाती है रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, भले ही आप उसको स्ट्रेस कम दें लेकिन उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा आ जाती है, वो पॉइंट आपकी आती है यील्ड पॉइंट के बाद या यील्ड पॉइंट से शुरू होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन एक्यूरेट बी है। उसके बाद एमसीक्यू 4 है, वो कह रहा है कि जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है वो है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, और ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ा है और इसके साथ हमने डेरिवेशन भी साथ साथ में की है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज 5 है इसके अंदर ये कहा गया है कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास है
कि hollow shaft is much stronger than a solid of the same length and same mass। अब ये जो hollow है इसका क्या मतलब है? hollow का मतलब होता है खाली। देखें आपके पास ये एक shaft है, ये एक गोल किस्म की चीज है। अब ये अगर बीच में खाली है तो मतलब ये हॉलो शेफ्ट है, अगर ये बीच में भरी हुई है तो मतलब ये हॉलो शेफ्ट नहीं है, ये आपके पास जो है वो सॉलिड है। ठीक है। अब अगर आपके पास ये और ये दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है और दोनों का जो मास है, जो इसके अंदर मास है उतना ही मास इसके अंदर हो अगर, तो बताएं कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन होगा? तो इन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर आपके पास होगा वो होगा जो आपके पास हॉलो शेफ्ट वाला है। जिसके पास हॉलो शेफ्ट है और जो शेफ्ट बीच में खाली है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू उस शेफ्ट के जिसका जो मास है वो पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मास अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसको तोड़ना ये जो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो मास है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस हिसाब से हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि जो हॉलो शाफ्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब कि ये एक्यूरेट है स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये करेक्ट है। उसके बाद आपके पास है कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब ये भी हमने एक लॉ पढ़ा था बल्क मॉड्यूलस के अंदर कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे है कि बल्क मॉड्यूलस जो इलास्टिसिटी का है वो जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका हमने फार्मूला भी जो है उस टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी जो स्टेटमेंट आपके पास है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड, अलग है और लॉन्ग अलग है। लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू द स्मॉल रॉड। अगर आपके पास ये एक छोटी सी पेन है, इतनी सी पेन है, आप इसको तोड़ना आसान हो जाएगा या इस जितनी पेन को तोड़ना आसान है? तो आप कहेंगे कि छोटी पेन को तोड़ना या छोटी चीज को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। जो रॉड जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी उसको तोड़ना उतना आसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड, बल्कि होता यह है कि बड़ी रॉड को ट्विस्ट करना आसान है, बड़ी रॉड को मोड़ना आसान होता है, छोटी रॉड को मोड़ना मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है या इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये जो थ्री वाली स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग है, यानी आपका जो ऑप्शन सही है यहाँ पर वो ऑप्शन ए है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज नंबर 6 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कन्फर्ड बाय। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ये प्रॉपर्टी हमें कौन बताता है? ये प्रॉपर्टी हमें बताती है मेटेलिक बॉन्ड्स। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट है। 7 एमसीक्यूज हमारे पास है कि मेटेलिक क्रिस्टल के लिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बैंड ऑक्यूपाई करता है उस बैंड का नाम क्या है? जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्ड के अंदर ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं वो आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर जो एमसीक्यूज एक्यूरेट है वो एमसीक्यूज ए है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 8 में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स के पास जो रेजिस्टिविटी है या जो उनके अंदर रुकावट है करंट को वो कितनी है और वो किन के बीच में है या किन से ज्यादा है? पहला ऑप्शन हमारे पास है मोर देन इंसुलेटर, के इंसुलेटर से भी ज्यादा है सेमीकंडक्टर को रेजिस्टेंस। जबकि जो ऑप्शन एक्यूरेट हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के बीच में है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा है और इंसुलेटर से कम है। इस हिसाब से वो जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की इनके बीच में आती है। वैसे भी सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जो आधा कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते और कंडक्टर्स फुल कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर्स फुल कंडक्ट वाले पहले, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, फिर उसके बाद इंसुलेटर। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है जो ये कह रहा है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि
परमानेंट मैग्नेट बनता है तब जब इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, क्योंकि ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आपका परमानेंट मैग्नेट तब बन जाता है जब हम उस फेरोमैग्नेट सबस्टेंस को किसी मैग्नेट के करीब ले आते हैं और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की सारी डोमेन्स ओरिएंट हो जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये जो मैग्नेट है, अब ये जो फेरोमैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। तो परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए फेरोमैग्नेट को ये चाहिए कि जो उसको हम मैग्नेट या जो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में वो अपनी सारी की सारी डोमेन कर दे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर आपके पास जो एमसीक्यूज है वो है 10, जो कह रहा है कि आइडेंटिफाई मेथड्स टू डीमैग्नेटाइज अ फेरोमैग्नेट। किसी भी फेरोमैग्नेट को अगर आप डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो कौन से मेथड्स जो हैं वो होने चाहिए, आप उनको आइडेंटिफाई करें। तो जहां पर आपके पास ये जो मेथड है वो ये है कि बाय कूलिंग, हैमरिंग एंड स्पिनिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो आप उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद आप उसको हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग इस तरह से करेंगे क्योंकि जब आप किसी चीज को हथौड़े से मारते हैं, किसी मैग्नेट को हथौड़े से मारेंगे, तो हथौड़े से मारने की वजह से उस मैग्नेट के अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ जाएंगी और वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस मैग्नेट के अंदर जो डोमेन्स ओरिएंटेड है, जो डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, वो डिस्टर्ब होंगी। और यहाँ पर कुछ आपने उनको डिस्टर्ब किया, फिर उसके बाद आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पिन कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप उनको स्पिन करेंगे, यानी कि उनको आप फेराएंगे मैग्नेट को, तो मैग्नेट की कभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस हिसाब से मैग्नेट की या परमानेंट मैग्नेट की जो कि मैग्नेटाइज हो चुका था, अब उसकी जो डोमेन्स हैं वो रैंडम होती जाएंगी। जैसे जैसे वो रैंडम होती जाएंगी वैसे वैसे वो मटेरियल आपका डीमैग्नेटाइज होता जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो है बाय कूलिंग, हैमरिंग एंड स्पिनिंग द मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक हमारे जो सारे एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, वो भी इंतहाई डिटेल नमूने के साथ। अगर आपने हमारे इन वीडियोस को सही नमूने से देखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।